आपके लिए मैं लेकर आई हूँ सैंपल पेपर डिस्कशन। जैसे ही जिंक उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है उन्हें रिड्यूस कराने के लिए। दोनों आंसर आपको हिंट के बेस पे ही करने हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज ज़ेबा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि क्लास 10 बोर्ड सीबीएसई एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं। अब ये टाइम आ चुका है कि आप अपना कोर्स कंप्लीट करके अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभ्यास के लेक्चर्स में सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद रिसेंटली अभी हमने वन शॉट वीडियोस आपके लिए डिलीवर की हैं, जिसमें मैंने आपको पर्टिकुलर चैप्टर पूरे कंसेप्ट्स के साथ समझाया। यानी कि हमने एक ही वीडियो में चैप्टर को स्टार्ट भी किया है, एक ही वीडियो में चैप्टर को ख़त्म भी किया है। तो आई होप सो कि आप सभी ने वन शॉट वीडियोस देखकर अपना प्रॉपर रिवीजन कर लिया है, सारे नोट्स बना लिए हैं। तो बच्चों, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ सैंपल पेपर डिस्कशन, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर है, साइंस का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, या जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है, वो किस पैटर्न पे आने वाला है, उसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपका क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने घंटे आपको पेपर देने के लिए बैठना है और कितने टाइम में आपको कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सैंपल पेपर का। ओके, तो सीबीएसई की साइट पर आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये सैंपल पेपर आया है, राइट। तो यहाँ पे आपको 80 मार्क्स का पेपर मिलने वाला है। ये बात तो सभी बच्चों को पता है, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। सीबीएसई के सब बच्चों को पता है कि जो सीबीएसई बोर्ड में पेपर आता है वो कितने मार्क्स का आता है, 80 मार्क्स का आता है। ठीक है, टाइमिंग आपको 3 आवर्स का मिलता है। तो मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि आपको 2.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कर देना है ना, और लास्ट में आधा घंटा या 15-20 मिनट आपको बचा कर रखने हैं, ये चेक करने के लिए कि कहीं आपने कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं कर दिया, कहीं आपका कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, कहीं आपने रिएक्शन प्रॉपर वे में लिखी या नहीं लिखी, आपने सही तरीके से आंसर को रिप्रेजेंटेटिव वे में लिखा या नहीं लिखा, पॉइंटर्स सारे बनाए नहीं बनाए, अंडरलाइन किया नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट में देखनी है, राइट। तो उसके लिए आपको लास्ट में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करके रखना है, बचा कर रखना है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि आपके पेपर में कितने सेक्शंस होते हैं। तो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ साइंस का पेपर, जिसमें मैं आपके साथ केमिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस करूँगी, राइट। और आपके पेपर में कितने सेक्शन हैं, ABCDE 5 सेक्शन आपको साइंस के पेपर में मिलने वाले हैं, जिसमें से जो A सेक्शन है उसमें 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस आएंगे बेटा। 20 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजन के होंगे और बाकी के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है बेटा आपके, वो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद अगर मैं बी ऑप्शन के बारे में बात करूं, यहाँ पे बी सेक्शन के बारे में बात करूं, सॉरी, तो बी सेक्शन में आपके 6 क्वेश्चन अवेलेबल हैं यहाँ पे सैंपल पेपर में, और ये 6 क्वेश्चंस कैसे हैं, वेरी शॉर्ट है, यानी कि 2 मार्क्स का आपका बी सेक्शन रहने वाला है। बी सेक्शन में हर क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं कि कितनी वर्ड लिमिट रहनी चाहिए। तो जो ए सेक्शन है वो तो 1 मार्क्स का है, उसमें तो आपको आंसर लिख कर आना है, बस जो टिक द करेक्ट होगा, एक ही ऑप्शन होगा, सिंगल करेक्ट ही आंसर होगा, मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, रीड करना क्वेश्चन को, सेंटेंस को रीड करके करेक्ट आंसर ही लिख कर आना। ठीक है, क्लियर। बी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, बी सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो बी सेक्शन में आपको अप्रॉक्स 30 to 50 वर्ड्स की लिमिट यहाँ पे दी गई है। इतना तो एटलीस्ट आपको लिख कर आना है, रिएक्शंस प्रॉपर वे में लिख कर आनी है। ठीक है, उसके बाद जो सी सेक्शन है उसमें आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हर क्वेश्चन आपको 3 नंबर का मिलेगा, और उसमें आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट दे रखी है 50 to 80 वर्ड्स की लिमिट यहाँ पे आपको
दी हुई है, यानी कि इतना तो आपको लिख कर आना है। ओके, उसके बाद जो डी वाला सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी सेक्शन और ई सेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें 5 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो डी सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ई सेक्शन में भी आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। डी सेक्शन में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से थ्योरी एक प्रॉपर वे में लिख कर आनी है, राइट। और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म उसमें आ रही है उसको अंडरलाइन कर देना, क्लियर। और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है आपका, राइट। और लिमिट कितनी दे रखी है आपको? 80 से लेकर 120 वर्ड्स की यहाँ पे आपको लिमिट दी हुई है। एंड जो लास्ट सेक्शन है वो आपका केस बेस्ड सेक्शन है, यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है उसको समझना, उसको पढ़ना ध्यान से, ठीक है। और अच्छे से अपना रिप्रेजेंटेशन शो करना, अच्छे से अंडरलाइन कर करके दोनों पेन का यूज़ करना, बॉल पेन का यूज़ करना, ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन आपको मिलने वाला है और 3 क्वेश्चन आपको इसमें ई सेक्शन में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि आपको बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में कितने सेक्शंस देखने को मिलेंगे, कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, कितना उसमें आपको लिख कर आना है। ये चीज़ मैंने आपको अभी ओरली बता दी, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे केमिस्ट्री का पार्ट डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री में किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन उठ कर आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो अब हम केमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन ए में बेटा सारे आपके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। पहले जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपके पास बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए BaCl2, जो कि एक्वस लिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस है, पानी उसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो एक्वस है, ठीक है। दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपके पास सोडियम सल्फेट है, यानी कि इसकी रिएक्शन आपको Na2SO4 के साथ करानी है। तो Na2SO4 भी कैसा है? एक्वस है। अब देखो यहाँ पे जब ये दोनों सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बनेगा, राइट। क्या बनेगा? BaSO4 सॉलिड सब्सटेंस बनेगा प्लस NaCl एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, जिसके एक्वस सॉल्यूशन में BaSO4 क्या होगा? डिसॉल्व नहीं होगा और सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि ये आपका बन जाएगा PPT। और PPT का कलर कैसा बनेगा बच्चों? यहाँ पे व्हाइट PPT यहाँ पे बनने वाला है। तो यहाँ पे तो आपसे बस इतना सा पूछा गया है कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा सॉलिड फॉर्म में, क्या बोल रहा है वो कि सॉलिड स्टेट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, उसको आइडेंटिफाई करो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा बेरियम सल्फेट, ठीक है। बेरियम सल्फेट BaSO4 कैसा है? सॉलिड है। और कैसा कलर का है? वाइट कलर का है। क्लियर? समझ में आ गया सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन का सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है और सही आंसर को ही लिख कर आना है। बच्चे क्या करते हैं कि आंसर तो यहाँ पे बी है और बच्चे आंसर क्या लिख के आ जाते हैं? डी लिख के आ जाते हैं और डी के आगे लिख देते हैं कलरलेस। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इजीली आप कर लेंगे। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से करानी है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। तो जैसे ही जिंक उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कलरलेस। तो बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे असर्शन रीजन पर। अब देखते हैं कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब देखो असर्शन रीजन में क्या होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं कि मैम हमें तो असर्शन रीजन समझ में ही नहीं आता, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को हम कैसे समझे मैम। तो देखो असर्शन रीजन में क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ABCD जो ऑप्शन है वो क्या कहते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख पा रहे हो
यहाँ पे आपको एक असर्शन दिया हुआ है, एक रीजन दिया हुआ है, यानी कि असर्शन और रीजन में आपको एक एक सेंटेंस या एक एक स्टेटमेंट आप कह सकते हो वो दिया हुआ है। अब अगर आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो फिर आपको ए ऑप्शन लिख कर आना है। ठीक है, अगर दोनों सेंटेंसेस सही हैं बट रीजन जो है, रीजन में जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है वो अगर असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो फिर आपको बी ऑप्शन पे टिक करके आना है। अगर असर्शन ट्रू है, असर्शन वाला सेंटेंस ट्रू है बट रीजन वाला सेंटेंस गलत है, तो फिर आपको सी ऑप्शन पे टिक करके आना है, सी ऑप्शन लिख कर आना है। और अगर जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ट्रू है, तो फिर आपको डी ऑप्शन लिख कर आना है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया सबको कि ABCD में क्या दिया हुआ है, कैसे असर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसको एक्सप्लेन करना है। अब देखो असर्शन में क्या दिया हुआ है आपको, असर्शन में आपको दिया गया है कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका डी आंसर यहाँ पे सही है। अब डी आंसर सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे असर्शन गलत दिया हुआ है। असर्शन गलत क्यों दिया हुआ है, क्योंकि रस्टिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं होता बल्कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो असर्शन गलत था हमारा, इसलिए हमें आंसर यही समझ में आ गया कि डी आंसर ही सही है। रीजन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है कि ये एक स्लो प्रोसेस है एंड द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। ठीक है, तो असर्शन रीजन समझ में आ गया सबको। चलो अब बी सेक्शन पे आ जाओ। क्लियर, तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, सभी बच्चे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और असर्शन रीजन कर लेंगे। अब देखो जो बी सेक्शन है उसमें आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। लिमिट मैं आपको बता चुकी हूँ कि कितनी है क्वेश्चन की। ठीक है, कितने वर्ड्स में आपको लिख के आना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही केमिस्ट्री का है और क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, जिंक ग्रेनुअल्स के साथ उसकी रिएक्शन करानी है। तो भाई ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पढ़ा है हमने, है ना, हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में कि जो जिंक होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है ना, और क्या कर देगा, वो सॉल्ट बना देगा ZnCl2, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl जो कि डाइल्यूटेड है, इसकी रिएक्शन आपने Zn से कराई तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, पढ़ा है हमने, राइट। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ विल यू प्रूव दैट केमिकल चेंज हैज टेक्स प्लेस हेयर। आप कैसे प्रूव करोगे, कैसे आप रेस्पॉन्स करोगे उन 2 आर्ग्यूमेंट्स के लिए, कैसे आप प्रूव करोगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। तो कैसे प्रूव करते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है या नहीं हुई, ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम बताते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो बीकर आपने लिया है उसमें जो आपने सब्सटेंसेस डाले हैं वहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर हुई या नहीं हुई। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लोगे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है, गैस रिलीज हुई है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लोगे आप, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप ये लोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आया है, यानी कि हीट रिलीज हुई है। ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, लिख दोगे सब, ओके। नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखोगे आप कि यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, पहले ये सिल्वरी ग्रे कलर का था और अब कैसा हो गया, वाइट कलर का हो गया। ठीक है, तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखने हैं, पॉइंट नोट डाउन कर लो, जो जो मैं बता रही हूँ वो सब आपको लिख कर आना है और गलती करके नहीं आना है। ठीक है, तो बी सेक्शन में हमारा एक ही क्वेश्चन था। चलो अब आगे बढ़ते, अब आते हैं हम थोड़ा सी सेक्शन पे। सी सेक्शन पे आ जाओ। अब देखो सी सेक्शन में क्या है, सी सेक्शन में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए, हर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन 27 जो कि केमिस्ट्री का ही है। भाई शुभारंभ तो केमिस्ट्री से ही होगा, शुभारंभ तो केमिस्ट्री ही कर रहा है हर सेक्शन में। पहला क्वेश्चन तो आपको केमिस्ट्री का ही देखने को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि द गिवन रिएक्शन शोज वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक आयरन एंड मैग्नीज, यानी कि आयरन और मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको एक केमिकल रिएक्शन दी गई है।
मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से यहाँ पे कराई गई है, तो मैग्नीज मिल रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, द गिवन रीजन, गिव रीजन, यहाँ पे रीजन बताओ कि जो अबाउ रिएक्शन है वो थर्माइट रिएक्शन क्यों है। ठीक है, तो ये जो अबाउ रिएक्शन है वो थर्माइट रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक तो ये आपको लिखना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको कि ये जो मैग्नीज यहाँ पे रिलीज हुआ है, ये मैग्नीज किस फॉर्म में रिलीज हुआ है, फ्यूज्ड फॉर्म में, यानी कि मोल्टेन फॉर्म में ये मैग्नीज यहाँ पे रिलीज हुआ है या आपको ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, कैसी स्टेट है इसकी, मोल्टेन स्टेट है या फिर फ्यूज्ड फॉर्म में पिघला हुआ है। ठीक, तो इस वाले ऑप्शन का आंसर ये हो जाएगा। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ या फिर रिड्यूसिंग एजेंट को बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि ये जो ऑक्सीडाइज, रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं इनका आंसर बच्चे लिखकर आ जाते हैं प्रोडक्ट में से, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना है। मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर से बता रही हूँ कि आपको जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, तो फिर आपको हमेशा आंसर कहाँ से देना है, रिएक्टेंट साइड से ही आंसर आएगा। कभी भी प्रोडक्ट साइड से आंसर नहीं आता रेडॉक्स रिएक्शन में। जब भी आपसे पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन तो आंसर कहाँ से देना है, आपको रिएक्टेंट साइड से ही देना है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज्ड कौन सा सब्सटेंस हुआ, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ वही ऑक्सीडाइज हुआ। किस में हुआ ऑक्सीजन का एडिशन, एल्यूमिनियम में हुआ है ना। देखो पहले एल्यूमिनियम था, अब क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है वही क्या होता है, वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और हमने मेटलर्जी में यानी कि मेटल के एक्सट्रैक्शन में ये पढ़ा भी था कि एल्यूमिनियम एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो भी रिएक्टिविटी सीरीज में मीडियम रिएक्टिविटी रखते हैं उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है उन्हें रिड्यूस कराने के लिए। ठीक है, उन मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कराने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर। मैग्नीज ऑक्साइड क्या है, रिड्यूस हो रहा है, उसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। और मैग्नीज ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गिव द रीजन, रीजन बताओ व्हाई एल्यूमिनियम प्रेफर्ड यूज इन द थर्माइट रिएक्शन। एल्यूमिनियम का ही यूज क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है बेटा वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीज, एज कंपेयर टू आयरन। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एन एलिमेंट एम विच इज, अब देखो यहाँ पे अगर आपको बोला गया है कि एलिमेंट एम है तो आपको एम ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा 2,8,3 था और टोटल इलेक्ट्रॉन किए आपने तो 13 आ गया। 13 किसका एटॉमिक नंबर होता है, एल्यूमिनियम का होता है। तो आप जो यहाँ पे कंपाउंड बना के आ रहे हो वो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बना के आ रहे हो और Al2SO4 होल थ्राइस बना के आ रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलिमेंट एम है तो फिर क्या करोगे आप, MCl3 ही बनाओगे, MCl3 ही बनेगा। ठीक है, और इसी तरीके से M2SO4 होल थ्राइस बनेगा। अब क्योंकि जो M मेटल है ना, M क्या है, मेटल है। क्यों है मेटल, क्योंकि लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है ना। तो फिर M क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वो आयोनिक बॉन्ड बना सकता है, आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। और जब आयोनिक कंपाउंड क्या करते हैं, आयंस बनाते हैं,
जैसे अगर M यहाँ पे है एलिमेंट तो क्या बनाएगा M3+, तो एक आयन तो क्या हो गया M3+, और दूसरा आयन क्या दिया हुआ है आपको Cl- SO4 एनायंस दिए गए हैं। M3+ क्या है कैटायन है, तो जब कैटायन और एनायन दोनों बन रहे हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी ना, होगी नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से उसका आंसर लिखकर आना है, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई वो तो आप मुझे करके बताओगे और चैट सेक्शन में आंसर करना मुझे इसका, क्योंकि रेडिश ब्राउन मेटल वाला क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, डी वाला सेक्शन देखते हैं। डी वाला सेक्शन क्या कहता है। अब डी सेक्शन जो है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और जब आप इसका आंसर लिखेंगे ना तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपको इसको लिखने में ना लग जाए, यानी कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ कि आपको बहुत सारी बार रिवीजन कर लेना चाहिए अपने कोर्स का, ताकि आप क्या हो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओ हर क्वेश्चन को करने में। बस आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये कंसेप्ट तो यहाँ से लिया गया है, यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आया, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रहमत क्लासिफाइड द रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन। अब मीथेन और क्लोरीन तो यहाँ पे चलो समझ में आता है, यहाँ पे कंपाउंड्स लिए हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल लिया है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ाई। हमने अभी रिसेंटली वन शॉट में भी बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को कवर किया है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आनी है, रिप्रेजेंटेटिव वे में आंसर लिखना है। रिएक्शन क्या लिख कर आओगे बेटा, रिएक्शन यहाँ पे आप लिखोगे इस तरीके से, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन ऐड कराओ, Cl बॉन्ड Cl, ये क्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ेगा, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे CH3Cl कंपाउंड बनेगा और HCl बनेगा, ठीक है। CH3Cl क्या होता है, क्लोरोमीथेन होता है। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है बेटा, क्लोरोमीथेन यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सूटेबल जस्टिफिकेशन देना है, पूरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से लिखकर आना है। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन गैस वॉज प्रिपेयर्ड, क्लोरीन गैस प्रिपेयर हो रही है, कौन से प्रोसेस में क्लोरीन गैस प्रिपेयर हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन सॉल्यूशन तुम्हारे माइंड में पढ़ते ही क्लिक हो जाना चाहिए कि ब्राइन सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन क्या कहलाता है बच्चों, ब्राइन कहलाता है, ठीक है। तो जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा, तो NaCl प्लस H2O क्या बनाएगा, NaOH Cl2 प्लस H2, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, NaOH Cl2 और H2 बनेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। तो पहला प्रोडक्ट तो उसने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि भाई क्लोरीन गैस बनेगी जब आप ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो, ठीक है। तो क्लोरीन गैस के अलावा कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहे हैं, NaOH बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि ये जो गैसेस हैं वो कहाँ लिबरेट हो रही है। जैसे अगर क्लोरीन गैस है तो क्लोरीन गैस कब बनेगी, जब Cl माइनस के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, ये भी आपको लिख कर आना है। तो अगर Cl पे माइनस चार्ज है तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कहाँ रिलीज होगा, ऑब्वियसली एनोड पे, क्योंकि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है उसे हम एनोड कहते हैं, राइट। तो क्लोरीन गैस कहाँ पे लिबरेट होगी, एनोड पर होगी, यानी कि Cl माइनस और Cl माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे। अब इसी तरीके से क्या होगा, जो हाइड्रोजन है H प्लस आपको मिलेगा,
ठीक है। H+ जब आप 2 टाइम्स लोगे और उसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। और यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये किसकी तरफ रिलीज होगी, कहाँ पे रिलीज होगी, ऑब्वियसली ऐसे इलेक्ट्रोड पे जिस पे नेगेटिव चार्ज है, जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कौन कनेक्ट होता है, ऑब्वियसली कैथोड। क्लियर, ओके। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से उसका आंसर देकर आना है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेना while doing certain reaction observed that, उसने क्या ऑब्जर्व किया कि that heating of a substance X, वो एक X सब्सटेंस को हीट कर रही है with vinegar like smell, जिसकी स्मेल कैसी है, विनेगर जैसी है। इसका मतलब ये सब्सटेंस क्या है, CH3COOH है, क्योंकि विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो CH3COOH की रिएक्शन यहाँ पे हो रही है किसके साथ, Y के साथ। Y क्या है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट क्या होता है, Y C2H5OH होता है, यानी कि अल्कोहल होता है। हमने पढ़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। ठीक है, तो अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं तो जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो कहाँ से बनेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनेगा रेडॉक्स रिएक्शन से, वहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो आपको बहुत अच्छे से घोट के पी जाने हैं, वो चैप्टर्स है आपके मेटल नॉन मेटल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर तो आपको आने ही चाहिए। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको। चलो, अब हमने x भी फाइंड आउट कर लिया, y भी फाइंड आउट कर लिया, अब z फाइंड आउट करना है। z कैसा है बेटा, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है। तो जहाँ पे आपको स्वीट स्मेलिंग लिक्विड के बारे में बोला जाए तो वो क्या होगा, एस्टर। राइट, कौन सा कंपाउंड होगा, एस्टर होगा, यानी कि CH3 COO C2H5 और यहाँ पे H2O भी रिलीज होगा। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। ये भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये कौन सी है, एस्टरिफिकेशन है। तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना है, एक्स वाई जेड आपको बता देना है, रिएक्शन आपको सही तरीके से लिखकर आनी है। क्लियर, अब आगे वो क्या बोलता है कि ये जो आपने Z बनाया, मतलब जो आपने CH3 COO C2H5 बनाया, ये एक एस्टर है। पता है सबको कि ये एक एस्टर है। राइट, अब इस एस्टर की रिएक्शन आपको करानी है किसके साथ, NaOH के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है किसका, किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन सॉल्यूशन की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, वापस से आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वापस से आपको Y सब्सटेंस मिल जाएगा। Y सब्सटेंस क्या है, C2H5OH। तो C2H5OH आपको मिल गया। साथ में आपको क्या मिलेगा, इसके अलावा आपको सॉल्ट मिलेगा सोडियम का, विच इज CH3COONA। समझ आया। और ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो आपको एक ही क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट मिले हैं, कौन कौन से, पहला एस्टरिफिकेशन कैसे करते हैं और दूसरा सैपोनिफिकेशन कैसे होता है, उसकी रिएक्शन क्या होती है। XYZ कंपाउंड्स आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इसका IUPAC नेम बताओ, तो IUPAC नेम भी आप बता सकते हैं बहुत इजीली, मैंने आपको सब पढ़ाया है। चलो लास्ट सेक्शन को डिस्कस करते हैं, विच इज ई सेक्शन। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। तो ई सेक्शन पे आ जाते हैं बेटा। ई सेक्शन को आपको ध्यान से करना है। देखो यहाँ पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए, सारे कैसे दिए हुए, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री का ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ हिंट दिए हुए हैं और उस हिंट के बेस पे आपको यहाँ पे आंसर करना है। ठीक है, दोनों आंसर आपको हिंट के बेस पे ही करने हैं। अब देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि सब्सटेंस C इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, कुछ माइंड में क्लिक हुआ, कुछ आया दिमाग में कि प्रिजर्वेटिव कंपाउंड कौन सा हो सकता है।
ठीक है, सोचो ज़रा, कुछ थोड़ा माइंड में दिमाग लगाओ थोड़ा, कहाँ हमने पढ़ा था कि प्रिजर्वेटिव कौन सा कंपाउंड होता है, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड हिंट क्या कहता है कि C जो है ना, C जो कंपाउंड बनेगा हैज़ 2 कार्बन एटम्स, उसमें 2 कार्बन एटम होंगे, ठीक है। आगे और बढ़ लेते हैं। C इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ A, यानी कि C तब आपको मिलेगा जब A की रिएक्शन होगी किसके साथ, KMnO4 की प्रेजेंस में, तब आपको मिलेगा C। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सॉरी, अभी आपसे पूछा नहीं गया है, अभी आपको सिर्फ हिंट दिए गए हैं, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है आगे कि क्या पूछा गया है, ठीक है। अभी हम सिर्फ हिंट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हिंट पढ़ने से हमें ये तो समझ में आ गया कि जो A है वो अल्कोहल है, क्योंकि जो नेक्स्ट आपको हिंट दिया गया है वो क्या है, मिसयूज ऑफ A। तो अगर A का मिसयूज हो रहा है तो वो क्या हो सकता है, अल्कोहल ही हो सकता है, राइट, जो कि इस चैप्टर में क्या है, C2H5OH है, इथेनॉल, राइट। इंडस्ट्रीज में मतलब सॉरी, ठीक है, इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग मिथेनॉल, बेंजीन और पिरिडीन, यानी कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंसेस इथेनॉल में ऐड किए जाते हैं ताकि इथेनॉल को पॉइजनस बना दिया जाए, उसको ऐसा बना दिया जाए कि अब उसका कोई मिसयूज ना करे, उसको पिए ना, राइट। अब इंडस्ट्रीज में क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है इसकी, इंडस्ट्रीज में अदर कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए C2H5OH की रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर। और C2H5OH को कैसे भेजा जाता है, डीनेचर्ड करके भेजा जाता है। और मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से अलग से पढ़ाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आता है, देखो इस पे क्वेश्चन आ गया कितना अच्छा है ना, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। अब देखो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि C2H5OH A है, तो अगर C2H5OH A कंपाउंड है, अगर ये A कंपाउंड है, तो जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या बनेगा, C क्या बनेगा, C ऑब्वियसली यहाँ पे CH3COOH एसिटिक एसिड ही बनेगा ना, क्योंकि विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, प्रिजर्वेटिव होता है नहीं होता है, विनेगर होता है, ठीक है, समझ आ गया सबको, A और C समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, F इज फॉर्म्ड ऑन हीटिंग A। अब जब आप इथेनॉल को हीट कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बन रहा है बेटा, तो F बन रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब आप इसका डिहाइड्रेशन करते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो इथेनॉल से बन जाता है इथीन, क्या बन जाता है, इथीन, यानी कि C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे आ जाएगा H2 और यहाँ पे आ जाएगा H2, ठीक है, और वाटर रिलीज होगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपको F कंपाउंड भी समझ में आ गया कि इथीन यहाँ पे F कंपाउंड है, ठीक है, F क्या है यहाँ पे, इथीन है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया सबको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, इथीन जो है हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करता है पैलेडियम या फिर निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आप ऐड कराते हो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तो क्या होता है, तो उसका हो जाता है हाइड्रोजनेशन, या फिर इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगी, ठीक है, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे अगर होगी। तो आपको लास्ट सेक्शन इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि IUPAC नेम बताओ A और F का, तो आप इजीली बता दोगे, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। एंड लास्ट में यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन लिखकर बतानी है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और जो आपको और वाला क्वेश्चन है वो भी आपको इसी हिंट्स के थ्रू सॉल्व करना है। समझ में आ गया सबको? तो यहाँ तक हम केमिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो फिजिक्स का पार्ट है वो आपको प्रणव सर सॉल्व करवाएंगे, प्रणव सर डिस्कस करेंगे, एंड जो बायोलॉजी का पार्ट है वो बायोलॉजी वाली मैम आपको करवाएंगी। क्लियर? थैंक यू।